हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हरियाणा सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है। तो और इसी की तैयारी के लिए हमने पहले भी जो पिछले साल का प्रश्न पत्र था वो सॉल्व किया था, यानी कि 2024 का। और आज जो हम अपने 2023 के अंदर जो प्रश्न पत्र आया था उसके सॉल्यूशन जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और उन्हें समझें ताकि आप अपना पेपर जो है अच्छे तरीके से कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में हमारा सबसे पहला प्रश्न था वो था, यदि x प्लस 2 एक गुणनखंड है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 एक गुणनखंड दिया गया है, तो आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रख के एक इक्वेशन ले सकते हैं, इसे संतुलित इक्वेशन बना सकते हैं। x प्लस 2 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब प्लस की कोई वैल्यू होती है वो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो यानी कि यहाँ से ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपके पास -2। अब आपको जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जो आपकी x की वैल्यू आपने -2 निकाली है उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह आपने -2 पुट किया तो उसका स्क्वायर बन गया, प्लस m एज इट इज रखेंगे, x की जगह फिर से -2 पुट करेंगे, प्लस 14। और ये किसके इक्वल रखेंगे आप? 0 के इक्वल, क्योंकि आप इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो m की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ कार्ड्स जिनको 6, 7, 8 इस तरीके से लेके 15 तक की संख्याओं में से एक के साथ चिन्हित एक बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स में से एक कार्ड यादृच्छिक यानी कि इच्छा से निकाला जाता है। तो 10 से कम संख्या वाले कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए हमें कार्ड्स दिए गए हैं 6 से लेकर 15 तक। तो आप 6 से 15 तक की गिनती लिख लेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपके पास कुल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 10 कार्ड्स हो जाएंगे। अब इनमें से आप देखिए कि 10 से कम संख्या वाले कार्ड्स कौन कौन से हैं? 6, 7, 8 और 9। यानी कि जो ये 4 कार्ड हैं ये हमारे 10 से कम संख्या वाले हैं। तो 10 से कम संख्या वाले कार्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जैसे कि पहले पिछली वीडियोस में भी किया है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल यानी कि जो अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई, और टोटल आउटकम्स यानी कि कुल घटनाओं की संख्या। अब आपके पास अनुकूल घटनाओं की संख्या यानी कि 10 से कम संख्या वाले कार्ड्स की संख्या कितनी है? 4। कुल कार्ड्स कितने आपके पास? 10। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/10। तो इसको जब आप कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5। तो इस तरीके से आपके पास 10 से कम संख्या वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा? अब सबसे पहले आप देखिए कि चोर जो है पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये क्या बना? 0.1 किलोमीटर। तो ये तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गई। चोर की चाल थी वो कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन दोनों की जो रिलेटिव चाल, रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास?
पुलिस की चाल माइनस चोर की चाल, यानी कि 10 - 8 हमारे पास ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर हम टाइम को इधर ले आएंगे तो स्पीड नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम यानी कि समय का सूत्र फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, डिस्टेंस दूरी बटा में स्पीड। ठीक है, अब दूरी हमने निकाली थी 0.1 किलोमीटर, वो हमने यहाँ रख दी। स्पीड जो रिलेटिव स्पीड थी वो हमने निकाल ली थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 0.1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 घंटे। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम पूरे आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट किया जब हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट के अंदर जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर दूरी तक चलती है और फिर अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं तो प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। सबसे पहले आपके पास टोटल टाइम दे दिया गया है 3 घंटे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि एक रेलगाड़ी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तक चल रही है, तो यानी कि उसकी स्टार्टिंग की स्पीड हमें नहीं पता, तो हमने उसकी शुरुआत की स्पीड जो है स्टार्टिंग की स्पीड वो मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वही सेम चीज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने मानी है x किलोमीटर, डिस्टेंस उसने कहा कि वो 63 किलोमीटर तय कर रही है, तो 63 बटा में टाइम क्या आ जाएगा t। तो यहां से हम जो अगर टाइम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 63/x, यानी कि डिस्टेंस 63 डिवाइडेड बाय स्पीड x। तो पहली यात्रा में उसको कितना समय लगा, 63 बटा x का समय लगा। ठीक है, फिर उसने क्या कहा दूसरी बारी में, फिर वो जो है अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चल रही है अब दूसरी यात्रा के लिए। ठीक है, शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी x, और अब 6 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, तो दूसरी यात्रा के लिए उसकी स्पीड कितनी हो गई x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही एज इट इज हमने स्पीड का फॉर्मूला यूज करा और दूसरी यात्रा के लिए टाइम जो है वो निकाल लिया, वो कितना आ गया समय 72 बटा में x + 6, क्योंकि अब दूसरी यात्रा में उसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की थी, डिस्टेंस 72 था, तो ये हमारा दूसरी यात्रा का समय आ गया। फिर इसने क्या कहा था कि उसको दोनों यात्राएं करने में टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि जो हमारी पहली यात्रा का समय और जो दूसरी यात्रा का समय, उन दोनों का टोटल किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। ठीक है, तो हमने इसको 3 के बराबर रख दिया, यानी कि 63 बटा x + 72 बटा में x + 6, ये बराबर हुआ 3 के। तो यहां से जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी थी उसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। ठीक है, हमें एक 2 अंकों की 2 डिजिट का एक नंबर दिया गया है, उसके अंकों का योग 15 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, तो हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या वो नंबर कितना है। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी 2 अंकों की जो संख्या होती है 2 डिजिट के अंदर होती है वो हमेशा। ठीक है, तो एक उसका ये जो होता है ये इकाई का अंक होता है और यहाँ जो उसकी होती है दहाई का अंक होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस संख्या को x और y माना अगर, ठीक है, तो इसके अंदर जो y है वो तो इकाई है हमारी और जो x है वो दहाई यानी कि 10 के साथ है। ठीक है, तो हमने संख्या जो मानी xy मानी। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई फिर वो हमारी 10x + y। जब उसको लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए आपका 15 होता है, तो 15 को हम इसी तरीके से लिखते हैं, ये इकाई का अंक है 5, ये दहाई का अंक है,
तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं कि 10 दहाई है इसके अंदर और एक 5 की इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। तो आपकी संख्या कितनी बन गई? 10x प्लस वाई, जहाँ x और y उसके दो अंक हैं। अब इसने क्या कहा था कि उन दोनों अंकों का योग 15 है, यानी कि x और y का जो जोड़ है वो 15 है जब संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जो संख्या मिलती है वो दी गई संख्या से 9 अधिक है। अब अंक बदलने पर हमारे पास कौन सी संख्या बन जाएगी? पहले 10x प्लस वाई थी, अब हमने अंक बदल दिए तो क्या बन गई? 10y प्लस एक्स। अब जो ये अंक बदलने पे जो हमें संख्या मिली वो पहले वाली संख्या से, यानी कि 10x प्लस वाई से 9 अधिक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 9 आ जाएगा। अब आपके पास पहला इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 माइनस एक्स। जो ये y की वैल्यू 15 माइनस एक्स आई, इसको आप जब इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद जब आप इसको पूरा इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7, और 7 को जो आप पहले वाली इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब जो हमने संख्या बनाई थी शुरू में, जो हमने मानी थी, वो संख्या थी x और y, तो x की वैल्यू हमने 7 निकाली, y की वैल्यू 8 निकाली, तो जो हमारी दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है? 78। तो 78 हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब ऐसे क्वेश्चन, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शंस हमेशा पता होनी चाहिए कि पेपर पे जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये डायरेक्शन ड्रॉ करके, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ होता है और साउथ हमेशा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है आप इसको वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। पहले इन्होंने क्या कहा? F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। ठीक है, 6 विलेज दिए हुए हैं ABCDEF। ठीक है, और फिर उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। तो इन्होंने क्या कहा? पहले F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। अगर आप जो है D ले लिया आपने एक पॉइंट, ठीक है, D का वेस्ट इधर बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, तो इसका मतलब, एक सेकेंड देखिए, यहाँ बना देते हैं। ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, अब वन बाय वन चलते हैं हम। इन्होंने पहले क्या कहा? F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। तो हमने ये एक D पॉइंट ले लिया, मान लीजिए D के वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि D का वेस्ट इस साइड आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सबसे पहले आप जहाँ कोई भी दो गांव की बात की गई है उनको उठा लेते हैं। मान लीजिए हम पहले ई को ले लेते हैं, क्योंकि ई 2 के अंदर आ रहा है, दो कंडीशंस में। इसने क्या कहा? ये मान लिया हमने, यहाँ हमारा ई विलेज है। बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ईस्ट के, ई के ईस्ट में, यानी कि पूर्व में कौन सा गांव है? बी, और वो है उससे 1 किलोमीटर दूरी पे। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ई के नॉर्थ में 2 किलोमीटर पे है ए, ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। ए का ईस्ट अब इधर बनेगा, इधर कौन सा गांव है? सी, और वो भी है 1 किलोमीटर पे। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। अब आप ए का साउथ देखेंगे तो ए का साउथ इधर नीचे की तरफ ही आएगा। ये टोटल डिस्टेंस ए और डी के बीच में पहले ही 2 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा? डी जो है ए के नॉर्थ के अंदर 1 किलोमीटर है, यानी कि ये मिडल में आ जाएगा यहाँ कहीं, तो यहाँ डी विलेज आ गया हमारा। उसके बाद एक इक्वेशन हमारी क्या बच गई स्टार्टिंग वाली? F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। ये D है, D का ईस्ट इधर जाएगा, वेस्ट इस साइड आएगा, तो यहाँ पे कौन सा गांव आ जाएगा हमारे पास? वेस्ट के अंदर जो दिया हुआ है। ठीक है, डी के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में कौन सा गांव है?
F गांव। अब आपको बताना है कि कौन से 3 गांव एक ही लाइन के अंदर हैं। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि A, D और E जो हमारे 3 गांव ऐसे हैं जो एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान दें, पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें, टोटल स्टूडेंट 50 हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं और कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें टोटल स्टूडेंट दे दिए गए 50, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10, और 21 बच्चे इन्होंने क्या कहा, 21 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 21 इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हिंदी के लिए बाकी बचे हुए बच्चे हो जाएंगे 50 माइनस 21, यानी कि 29 बच्चे हमारे हिंदी बोल सकते हैं। अब इनमें से 10 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते थे। ठीक है, तो यहां से हमने हिंदी वाले बच्चे कितने निकाले, 29, ये 29 तो हिंदी बोल सकते हैं। इनके साथ 10 और ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, तो वो भी हिंदी में काउंट होंगे। तो 29 प्लस 10 39 बच्चे हमारे कौन से हो जाएंगे, जो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हिंदी स्पीकर, हिंदी बोलने वाले बच्चे हो गए 39, ओनली हिंदी वाले कितने हैं, 29, और ओनली इंग्लिश वाले तो हमें ऑलरेडी दिए ही गए थे कि कितने थे, 21 बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्भुज के कोणों का माप 40 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री है। चौथे कोण का माप ज्ञात करें। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी, वो कोई भी हो सकता है, स्क्वायर, रोम्बस, इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। अब 3 कोण आपको दे दिए गए हैं, तो उन तीनों का जोड़ कर लेंगे आप, वो आ गया 220 डिग्री। जब आप इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास चौथा कोण कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1225 पौधे पंक्तियों में लगाने हैं। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है कि आपको कुछ इस लाइंस के अंदर पौधे रखने हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक पंक्ति के अंदर उतने ही पौधे रखने हैं जितनी आप पंक्तियां बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर के अंदर ही ऐसी चीज होती है कि रो और कॉलम सेम रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप, अगर आपको 25 बनाना है तो 25 के लिए आप क्या करेंगे, 5 बिंदु एक लाइन के अंदर, इसी तरीके से आप फिर 5 लाइनें बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, ये 3 हो गई आपकी, 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए हमने 25 लिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके अंदर के पास कितनी है, 5 ही तो लाइंस हैं और 5 ही कॉलम्स बने हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 5/5, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस भी बराबर हैं और हर एक लाइन के अंदर चीजें भी बराबर हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दी गई है ना कि नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब वहां आपको स्क्वायर रूट करना है या स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में इन्होंने हमें 1225 पौधे दिए हैं, तो हम 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 35 आ जाएगी। इसका मतलब 35 ही तो हमारे पास पंक्तियां होंगी, लाइंस होंगी, और हर एक लाइन के अंदर 35 ही पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेंडर बॉट ऑरेंज एट ₹20, ऑरेंजेस एट 20। क्या करता है, एक विक्रेता 20 के हिसाब से 125 संतरे खरीदता है, यानी कि ₹20 एक संतरे का प्राइस हो गया।
और उन्हें 90% प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया उसने। तो हमें उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। सबसे पहले उसने टोटल रुपए कितने दिए, 125 रुपए। कितनों संतरों के, 20 संतरों के। तो उसका एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 125 बटा में 20, यानी कि 6 रुपए 25 पैसे। फिर उसने क्या किया, उसने 90 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, यानी कि दर्जन के अंदर कितने होते हैं, 12। 12 संतरे उसने कितने रुपए में बेचे, 90 रुपए में। तो यहाँ से आप एक संतरे का प्राइस कैसे निकालेंगे, 90 बटा में 12। तो ये आपके पास कितना आ गया, 7.5 रुपीज। अब एक संतरे का कॉस्ट प्राइस तो आपके पास है 6 रुपए 25 पैसे। एक संतरे का सेलिंग प्राइस जो है, विक्रेता मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है वो आपके पास है 7 रुपए 50 पैसे। अब देखिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने 7.5 रुपए में से 6 रुपए 25 पैसे घटा दिए, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 1 रुपया 25 पैसे। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 1 रुपये 25 पैसे। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी, 6 रुपीज 25 पैसे मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 20%। तो ये 20% जो है आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले जो 2023 के अंदर जो आपका सुपर 100 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से देखें, इनको अच्छे से समझें, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तरीका जो है क्वेश्चन का अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो और अगर आप आगे के पार्ट्स भी चाहते हैं, आगे के वीडियोस चाहते हैं कि हम उनके अंदर भी सॉल्यूशन कराएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।